topic is CPR. What is CPR? Anybody? क्यों किया जाता है? It is a life saving procedure for ठीक. So basically CPR is cardiopulmonary resuscitation. It is old name. पहले इसका नाम CPR था, अभी इसका नाम बदल के CPCR कर दिया गया. ऐसा क्यों किया गया, कोई बताएगा? CPR का नाम बदल के CPCR कर दिया गया है, क्यों? पहले हम लोग क्या करते थे, किसी पेशेंट को अरेस्ट हुआ और हम लोग जो है उसको ट्यूब डालने पे प्रेफरेंस देते थे और चेस्ट कंप्रेशन दे देते थे. कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मरीज का हार्ट बच गया, मरीज जिंदा बच गया, अगर उसको हाइपोक्सिक इंजरी हो गई तो ब्रेन डेड हो जाएगा. ब्रेन डेड पेशेंट को CPR ना देते तो अच्छा था, मर जाता तो भी ठीक था, वो बेचारा ब्रेन डेड पड़ा है, किसी काम का नहीं है. तो अभी जो इसका नया नाम आ गया है CPR का, इट इज CPCR, कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल रिसस्सिटेशन. यानी कार्डियो मीन्स हार्ट बचाना है, पल्मोनरी मीन्स चेस्ट बचाना है, और सेरेब्रल मतलब दिमाग, यानी शरीर के 3 जरूरी अंगों को बचाना है, नॉट ओनली द हार्ट एंड लंग. भाई अगर किसी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो तो किसी भी काम का नहीं बचा, उससे अच्छा तो वो मर जाता कहना चाहिए. वेजिटेटिव लाइफ पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे है, सांस भी नहीं ले पा रहा, खाना भी नहीं खा पा रहा, बोल नहीं पा रहा, देख नहीं रहा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं. इसलिए अभी जो कंसेप्ट है वो CPCR है. ठीक, CPCR का मतलब मैंने बता दिया, कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिसस्सिटेशन. रिसस्सिटेशन मतलब होता है किसी भी चीज को जो खराब हो रही है उसको बचा लेना, बचाने का प्रयास करना. तो अभी हम बात करते हैं CPR के बारे में कि कितनी हेडिंग्स के अंदर हम इसको प्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज CPR. तो अब हम बताते हैं आपको डेफिनेशन. कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मैनुअल चेस्ट कंप्रेशन, artificial respiration and defibrillation to maintain blood circulation and oxygen supply to the vital organs in a person's body, especially the brain during a cardiac arrest or respiratory arrest. Definition of CPR is basically किसी चलते फिरते आदमी को जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही हो या चेस्ट की प्रॉब्लम रही हो, ऑल ऑफ ए सडन अगर वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, तो उसको CPR की जरूरत है. CPR क्यों जरूरत है कि कोई व्यक्ति है जिसका हार्ट किसी वजह से काम करना बंद कर दिया, तो उसको चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन दे करके हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करें जब तक कि ACLS मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लोग ना आ जाएं. बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि हम उसको हैंड ओवर जब करें तो इस लायक हो कि आगे कुछ किया जा सके. हमने ब्रेन डेड हैंड ओवर कर दिया तो कोई मतलब नहीं, और अगर अरेस्ट हो गया और कुछ भी रिवाइव नहीं कर पाते तो भी कोई मतलब नहीं. तो इसमें क्या क्या अंग बचाने हैं? वाइटल ऑर्गन मीन्स हार्ट को बचाना है, लंग को बचाना है और ब्रेन. बाकी सभी ऑर्गन में थोड़ा समय मिलता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काफी समय तक जिंदा रहेंगे. पर हार्ट, ब्रेन और लंग साथ में अगर जोड़ दो तो किडनी भी अगर लंबे समय तक हाइपोक्सिया हो जाए तो वो भी काम नहीं करता, पर उसको फिर भी वाइटल ऑर्गन नहीं कहा जाता क्योंकि उसका डायलिसिस आप कर सकते. ब्रेन का काम कोई मशीन अल्टरनेटिव नहीं कर सकती, हार्ट का भी काम नहीं कर सकती और न ही लंग का कर सकती है, लेकिन किडनी का काम डायलिसिस मशीन कर सकती है. तो इसलिए उसको अगर थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज भी होगी तो कुछ डायलिसिस होगी, कुछ आगे ट्रीटमेंट हो सकता है. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CPR? CPR इज ए क्रिटिकल लाइफ सेविंग टेक्निक दैट कैन प्रिवेंट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज और डेथ. CPR is performed in cases of sudden cardiac arrest or respiratory arrest. Prompt and correct performance of CPR can significantly increase the patient's chances of survival. And introduction, what is the object of this presentation? भाई किसी भी चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, बिना उद्देश्य का तो कोई काम नहीं हो सकता. तो why this is presented? The primary objective of this presentation is to improve an overview of basic CPR techniques and guidelines for healthcare professionals and individuals who may need to perform CPR in an emergency situation. By the end of the presentation, participants will have a basic understanding of CPR techniques and better prepared to respond a cardiac arrest. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है भाई बताओ? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी CPR है
उसकी टेक्निक के बारे में थोड़ा और जानकारी हो जाए, एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड। पहले तो मालूम हो कि किसको सीपीआर देना है, फिर कैसे सीपीआर देना है, और सीपीआर देने के बाद आगे क्या करना है। अब बताओ, पहले सीपीआर की जरूरत क्यों पड़ी, मीन्स द कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? कार्डियक एंड 5T, हम उनकी बात बाद में करें, तो पहले इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है हम इसकी बात करते हैं, फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट इज ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। अरेस्ट का मतलब ऑल ऑफ ए सडन हार्ट काम कर रहा था और उसने काम करना बंद कर दिया। काम करना जब बंद कर देगा तो दिक्कत क्या आएगी, जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या है, व्यक्ति बेहोश हो जाए। जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, हार्ट पंप करेगा तो ब्लड पहुंचे, ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पहुंचे, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आदमी बेहोश होकर के गिर जाएगा। तो अच्छा, इसके कॉजेज में एक तो मतलब हार्ट डिजीज है, ट्रॉमा है, ड्राउनिंग है, ड्रग ओवरडोज एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर। कारण तो इसके बहुत सारे हैं, ये डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा कि किस कारण से है, और उसी के हिसाब से उसका इलाज भी है। मान लीजिए किसी को किसी ने ओपियोइड पॉइजनिंग हो गई, किसी जेब कतरे ने उसको कोई ड्रग दे दिया, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, पर सीपीआर तो उसको भी देना है, पर उसका फिर जब कारण पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाए। हार्ट डिजीज है, सीपीआर उसको भी देना है, लेकिन जब रिवाइव हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू दी कॉज, उसका कॉज है क्या। जैसे कार्डियक अरेस्ट का बड़ों में मुख्य कारण होता है हार्ट डिजीज, और बच्चों में लंग डिजीज। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण है एस्फेक्सिया। बच्चा पैदा हुआ या छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल का, उनमें सीपीआर में और बड़ों में, ये भी सुनते चलिए कि बच्चों के सीपीआर में और बड़ों में क्या फर्क है और क्यों फर्क है। द प्राइमरी कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन एडल्ट्स इज यूजुअली कार्डियक, but in case of newborns and infants or early childhood, the cause of cardiac arrest is usually respiratory। यानी बच्चा पैदा होता है, उसको अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसका कारण यूजुअली अलग है, और वो क्या है, लंग से रिलेटेड, मतलब सांस लेना रुक जाए। तो दोनों में सीपीआर में क्या फर्क है, अगर बच्चा है उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया तो फर्स्ट यू शुड गिव रेस्क्यू ब्रेथ्स, पहले उसको आप वेंटिलेट करें। अस्पताल में है तो बैग मास्क करें, अगर बाहर हैं तो माउथ टू माउथ, लेकिन उसमें प्राइमरी पहला काम है रेस्पिरेशन। एडल्ट में क्या है, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज चेस्ट कंप्रेशन। कॉमन कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट अटैक है, एरिथमियाज है, ड्रग ओवरडोज है, ट्रॉमा है। एंड व्हाट आर द बेसिक लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स। तो पहले तो सबसे आता है चेक फॉर रिस्पॉन्स, कि पहले पता तो करो कि उसको अरेस्ट हुआ है कि नहीं, अनकॉन्शियस है कि नहीं। सेकंड है कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जैसे कोर्ट ब्लू अनाउंस करते हैं तो उसमें क्या क्या बताना है, कहाँ पे अरेस्ट हुआ है, किसको हुआ है, मतलब जगह भी बताना है। तीसरा फिर है चेक फॉर ब्रीदिंग, चौथा है परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, पांचवा है परफॉर्म रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एईडी। हालांकि एईडी की बात हम लोग करते हैं जो कि इंडिया में लगभग नहीं है। हम लोग जो करते हैं डिफिब्रिलेशन वो मैनुअल करते हैं, हॉस्पिटल में हमारे जो है वो है क्या, मैनुअल डिफिब्रिलेटर। और एईडी की जरूरत कहाँ होती है, जैसे ये सब यूएस की बात, जो पढ़ाई लिखाई है इंडिया की बुक्स नहीं, इंडियन राइटर्स नहीं, ये करते हैं यूएस की बात, जहां पर जनरल पब्लिक को पता है कि अगर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, कहीं जिम में, म्यूजिक हॉल में अरेस्ट हो जाए तो कैसे यूज करना, वहां पे एईडी लगी रहती है। वहां के लिए एईडी का मतलब होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यानी आप अगर मरीज को लगा दोगे तो वो उसकी रिदम को चेक करेगा, अगर उसको लगेगा कि शॉक देना है तो वो अपने आप शॉक दे देगा। हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, इसकी बात खाली ये है, पर यूज हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल डिफिब्रिलेटर। हम लोग डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसमें शॉक देने वाली रिदम है या नॉन शॉकेबल, वो हम अभी बताएंगे आगे। चेक फॉर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं भाई, कोई बताएगा, बताओ। रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं कि अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ।
क्या? अरे चेक कैसे करोगे इसको अरेस्ट हुआ कि नहीं, वो बात तुम और आगे चल रही है। पहले पहले टेक द पेशेंट, तेजी से ठोको उसको, उसका नाम बुलाओ, नाम नहीं मालूम है तो कुछ भी करके बुलाओ, ठीक। और उसके बाद क्या देखना, उसका चेस्ट का मूवमेंट, मान लीजिए बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, ये तो पता लगे। फिर उसके बाद क्या करना, कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। बेसिकली हमारे यहाँ जैसे कोड ब्लू अनाउंस करते हैं, बाकी हर जगह का इमरजेंसी नंबर अलग रहता है। हॉस्पिटल्स में इट इज कोड ब्लू। कोड ब्लू में बताना क्या है कि अरेस्ट हुआ है और कहाँ हुआ है, जगह भी बताना है। तो सीपीआर देख, अच्छा बेसिक लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स में ये ब्रीदिंग कोई बता सकता कैसे चेक करो कि कोई व्यक्ति सांस ले रहा कि नहीं ले रहा, और कितने समय तक चेक करोगे? तेज बोलो। 1 मिनट? 1 मिनट में तो हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी, किसने कहा 1 मिनट? अगर आप किताब की बात करें तो इट इज 10 सेकेंड्स। 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। और कैसे चेक करोगे? देखिए पहले तो उसको सीधा लेटाओ, हार्ड बेड पे लेटा हो या चाहे जमीन में लेट जाओ चाहे बेड पे, सीधा लेटा हो। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका हेड मतलब पीछे को करना है और चिन को लिफ्ट करना है, यानी टिल्ट द हेड बैक एंड चिन लिफ्ट। जैसे ऐसा आदमी लेटा है तो एक हाथ से ऐसे सर को ऊपर दबाओ और दूसरे हाथ से चिन को लिफ्ट करो। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि एयर में हमारा स्ट्रेट लाइन में आ जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे रहेंगे तो कोई बैग मास्क का कोई असर ही नहीं आएगा। सीधा होगा एयर में तो बैग दो या माउथ टू माउथ दो तो उसको एयर जानी चाहिए। और इट इज 10 सेकेंड टू चेक द रेस्पिरेशन, नॉट द 1 मिनट। नो तुक्काबाजी। इफ यू नो देन यू कैन से दैट यस, इफ नो देन नो। अच्छा, हाउ टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, एनीबडी? अब खड़े हो जाओ। ये मान लीजिए इस पे मरीज लेटा हुआ है, हाँ सीन सेफ्टी देख लो। ठीक हो गया। अब हाँ पोजीशन कैसे सही करो भाई पूछ रहा हूँ। पहले हेड को, हैंड है ना आपके पास, लेफ्ट हैंड से ये काम किया तो ये बैक को पीछे कर दिया और इसको ये कर दिया, तो हेड बैक पे करना और चिन को लिफ्ट करना। ठीक हो गया, बस इतना ही करना। क्यों? अब इनका एयर में एक लाइन में आ गया। ठीक, चेक द कैरोटिड पल्स। नहीं कंप्रेशन नहीं, अभी पहले देखो तो कि ये सर अप डाउन होगा, अप डाउन होगा। भैया सांस लो गहरी से। अब ऐसे देखो तो ऐसे नहीं देखा जाता है, ऑलवेज सी एट द लेवल ऑफ, ऐसे झुक के देखना पड़ेगा तब आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्योंकि जब अरेस्ट हुआ होगा तो उसको अच्छा तो रिस्पॉन्स होगा नहीं, हम लोग की तरह थोड़ी कहा सांस लो तो गहरा गहरा ले रहा हो जाएगी, इसलिए 10 सेकंड। फिर चेक फॉर कैरोटिड, ठीक नहीं अगर मिल रहा है। आप चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। फिर सर जो है ये मिड स्टर्नम पे रहेगा, ठीक है, और ये जो एल्बो है ये नहीं, इनको हटा दो, अब हम बता देते हैं। हटो। ओवर द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड सेकंड ऑन द टॉप ऑफ, और देन इंटरलॉक, then this and this should be straight, then only you can give. Then what is the frequency of chest compression? 100 to 120 per minute and for 2 minutes, यानी एक साइकिल जो होगी उसमें आपको 200 से 240 के बीच चेस्ट कंप्रेशन देना है। ठीक है, तो फिर इंटरलॉकिंग मतलब ये है अलग अलग ना जाए। फिर इस रेस्ट और ये वाला मूवमेंट, ये दोनों स्टेप 2 से 3 इंच का नापने थोड़ी जाओगे। ऐसा बात बताओ जो प्रैक्टिकली संभव है। 2 इंच का नापोगे यार? जो जितना चेस्ट चौड़ा ऊंचाई है उसका लगभग 1/3। 2 इंच का ही नापेगा थोड़ी कोई टेप लेकर के। जिसका चेस्ट जितना मान लीजिए जितना भी है उसका लगभग 1/3 दब जाए। ठीक,
और उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन के बाद क्या खास बात ध्यान देनी है भैया, चेस्ट रिकॉइल, यानी ऐसे ऐसे नहीं करना, पूरा वापस आना चाहिए, क्योंकि चेस्ट में फिलिंग भी तो होनी चाहिए। जब ब्लड भरेगा तभी तो तुम्हारे चेस्ट कंप्रेशन में कोई फायदा होगा। खाली आपने दबाए जा रहे हो निकालने के लिए, निकलेगा तो तभी जब उसके अंदर ब्लड होगा। तो ब्लड आएगा कब? जब तुम ऊपर रिकॉइल होगा, मतलब चेस्ट दोबारा एक्सपेंड करेगा। कंप्रेशन से ब्लड निकलता है और रिकॉइल मतलब वापस आने से चेस्ट में फिलिंग होती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स परफॉर्म रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे करोगे? अरे रेस्क्यू ब्रेथ कैसे दोगे अभी बताया था। और उसके बाद माउथ टू माउथ भी दे सकते हो, पर नाउ इट इज नॉट रिकमेंडेड, माउथ टू माउथ नहीं देना है। बहुत इमरजेंसी है तो अपना हैंकी निकालो और उसके मुंह पर बिल्कुल सिंगल लेयर में रख करके टाइट सील, मतलब अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते, नहीं तो इसके ऊपर भी नीचे ऐसे हाथ रखो उसके ऊपर, उस तरह से। क्योंकि पता लगा उसको कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज थी, वो तो मर ही रहा था, तुम खामखा मर जाओ, ऐसा काम नहीं करना। पहले खुद की सेफ्टी, उसके बाद पेशेंट सेफ्टी के लिए टिल्ट द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन, pinch the nose shut and give 2 breaths into the mouth, watch for the chest rise and fall। ये भी देखना पड़ेगा, जब माउथ टू माउथ ब्रेथ दे रहे हैं तो फेफड़ा उसका कुछ उठ रहा है, चेस्ट कुछ उठ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है कि अंडरस्टैंडिंग एईडी यूजेज, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कैसे यूज करना, इसके बारे में हम बता देते हैं। बट ये हम लोगों को एंड फॉलो द वॉइस प्रॉम्प्ट, जब एईडी का स्विच ऑन करोगे तो सब कुछ खुद ही बताएगा कि क्या करना है। तो रिमूव द क्लोथिंग एंड ज्वेलरी फ्रॉम द चेस्ट एरिया, जहां पे आपको एईडी लगाना है वो एरिया में कोई मेटल की चीज ना हो, कोई कपड़ा ना हो। फिर अटैच द इलेक्ट्रोड पैड्स टू द बेयर चेस्ट एज शोन ऑन द पैड, चेस्ट में कैसे वो लगाना है उसको लगा दो पैड। फिर स्टैंड क्लियर द पर्सन एंड लेट द एडी एनालाइज द रिदम, सबको कह दो भैया मरीज को या बेड को कोई छुए नहीं, दूर रहे। फिर फॉलो द वॉइस प्रॉम्प्ट टू डिलीवर ए शॉक इफ नीडेड, अगर मशीन कहती है कि हम शॉक देने जा रहे हैं तो जैसा वो कहे उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करना है। जैसे ही उसने शॉक दे दिया, फिर 2 मिनट के लिए मतलब एक साइकिल चेस्ट कंप्रेशन की फिर से शुरू कर दो। चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक्स, प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट, करेक्ट कंप्रेशन डेप्थ, प्रॉपर कंप्रेशन रेट, ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमाइजिंग इंटरप्शन। जो चेस्ट कंप्रेशन है उसमें बहुत ज्यादा बीच में इंटरफियर नहीं करना, मतलब चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू होते रहना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा अच्छा चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे पाता है। हम जो लोग बहुत जिम करते हैं या एथलीट है उनकी बात नहीं करते, एक नॉर्मल व्यक्ति 2 मिनट से कम ही अच्छा चेस्ट कंप्रेशन दे पाएगा। 2 मिनट में खुद ही उसको थक जाएगा, तो जैसे ही आप थकें वैसे ही सेकंड पर्सन को हैंड ओवर कर दें। कंप्रेशन टेक्निक्स तो बता ही दिए ये। Breath techniques, proper head tilt and chin lift, proper breathing techniques, importance of maintaining an open airway। ब्रीदिंग टेक्निक्स मालूम ही है, अभी बताया था, यही तो है। रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं, प्रॉपर पोजीशन और माउथ टू माउथ देना है अगर। और हम लोगों को तो रेस्क्यू ब्रेथ के लिए हम तो अस्पताल में बैग, मास्क, बेल सर्किट सब कुछ अवेलेबल ही है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हर सीपीआर में होता ही है, रिब फ्रैक्चर। और क्या हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स। जब रिब फ्रैक्चर होगा तो डॉक्टर स्वाति सिंह के पिताजी को तो न्यूमोथोरेक्स ही हुआ था। बाकी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, लंग कंट्यूजन, ये सब तो थ्योरेटिकल चीजें हैं। बाकी एक बार मैं सब कुछ डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, बाकी फिर जिन लोगों को समझ में आए वो हमसे पूछ सकते हैं या आकर के खुद डिमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, अब जरा बात करा दो, कौन कौन फोन कर रहा था? हाँ